एपिसोड 21 पागलपन आरोही की। रजत श्रीवास्तव के साथ तीनों काफी देर तक बात करते रहे। अंत में रजत श्रीवास्तव ने रोहन की तरफ देखा और बोला, बेटा तुम्हें जब भी मौका मिले मेरे ऑफिस आ सकते हो और मेरे साथ मेरे बिजनेस को ज्वाइन कर सकते हो। आखिर ये सब कुछ आरोही का ही तो है। आरोही के हस्बैंड होने के नाते मेरा सब कुछ तुम्हारा ही होगा। इसका मतलब आपके घर भी सकता हूँ आप लोगों से मिलने? रोहन अपनी बातों पर जोर देते हुए पूछा। रोहन की बात सुनकर रजत श्रीवास्तव मुस्कुराकर कहा, जरूर जरूर क्यों नहीं, वो भी तो तुम्हारा ही घर है, जब मर्जी आ सकते हो हमसे मिलने। रोहन को बस इतना ही सुनना था। आगे की प्लानिंग उसने पहले ही सोच रखा था। उसे भी तो थप्पड़ का हिसाब करना था आरोही से। शादी करे ना करे आरोही के साथ सुहागरात तो जरूर मनाएगा। मन ही मन यही सब सोचने लगा था रोहन। जब उसे रजत श्रीवास्तव से परमिशन मिल ही गया तो डरने की कोई बात नहीं थी। जब चाहे रजत श्रीवास्तव के घर जा सकता था। आरोही के साथ वो सब कुछ कर सकता था जो रोहन चाह रहा था। सुशीला की तो जैसे बांछें खिल गई थी रजत श्रीवास्तव की बातें सुनकर। और वही हाल विजय देशमुख का भी था। वो जिस प्लानिंग के साथ यहाँ आए थे आखिरकार उसमें सफल हो गए थे। तभी विजय देशमुख बड़ी ही चालाकी के साथ रजत श्रीवास्तव से कहा, दरअसल भाई साहब हम चाहते हैं आप पूरे परिवार के साथ हमारे घर पर आएं। आरोही भी हमारे घर को देख लेगी। मुझे उम्मीद है उसे हमारा घर बहुत पसंद आएगी। ठीक है, मैं वक्त निकाल कर आप सभी को इन्फॉर्म कर दूंगा, रजत श्रीवास्तव बोला। फिर वो खड़े होकर बोला, तो फिर मुझे चलना चाहिए, फिर मुलाकात होगी। फिर तीनों ने रजत श्रीवास्तव को जाने से नहीं रोका था। कुछ देर बाद वो लोग भी होटल से निकल गए। वहीं दूसरी तरफ आरोही कॉलेज पहुंच चुकी थी। कॉलेज में इस वक्त शांति छाया हुआ था। इस वक्त दूसरा पीरियड की पढ़ाई चल रही थी, इसलिए आरोही कैंटीन में चली गई। उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था। उसे भूख भी लगा हुआ था, इसलिए उसने अपने खाने के लिए ऑर्डर कर दिया। 20 मिनट बाद पीरियड खत्म होते ही कॉलेज के बाहर स्टूडेंट नजर आने लगे थे। अब आरोही कैंटीन में रुक नहीं सकती थी। कैंटीन से निकलकर कॉलेज के पीछे की तरफ चली गई थी। उसकी आंखें बस ऋषभ को ढूंढ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने वर्षों से ऋषभ को नहीं देखा था। वो जैसे कॉलेज के पीछे की तरफ गई। उसे एक जगह ऋषभ बैठा हुआ मिल गया था। उसे देखते ही आरोही के होठों पर एक मुस्कान उभर आया था, लेकिन अगले ही पल आरोही की मुस्कान गायब हो चुकी थी, क्योंकि ऋषभ के सर पर पट्टी बंधी हुई थी। आरोही जल्दी से ऋषभ के पास पहुंच गई। उसके पास बैठ गई। अचानक अपने पास एक खूबसूरत लड़की को बैठता देख ऋषभ सकपका गया था। लेकिन जैसे ही उसने आरोही को देखा तो समझ गया आरोही उससे मिलने आई है। कहो अब क्या लेने आई हो? ऋषभ ताना मारकर बोला। तुम कहना क्या चाहते हो ऋषभ? मैंने क्या किया है जो तुम इस तरह मुझे ताना मार रहे हो? आरोही उदास होकर पूछा। क्यों अपने बाप को गुंडों के साथ भेजा था मुझे मारने के लिए भूल गई? ऋषभ के इतना कहते ही आरोही की आंखों से आंसू छलक पड़े थे। आरोही रोते हुए बोली, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती ऋषभ, प्लीज मुझ पर भरोसा करो। आरोही की बात सुनकर ऋषभ बोला, मम तुम पर भरोसा करूं? कभी नहीं। इतना कहकर ऋषभ वहां से उठकर चला गया था। आरोही बस उसे जाते हुए देखती रह गई थी। धीरे धीरे उसकी आंखें लाल होने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों में अंगारे जलने लगी है। वो गुस्से में कांपने लगी थी। आरोही एक पल गवाए वहां से निकल गई थी। ऋषभ जैसा चाहता था ठीक वैसा ही हुआ था। ऋषभ ने जब देखा आरोही चली गई है तो वो पेड़ की ओट से बाहर निकल आया। उसके साथ रितिका भी थी। रितिका को थोड़ा बुरा लगा था आरोही के लिए, इसलिए उसने ऋषभ से कहा, ऋषभ ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। आरोही सच में तुम्हें चाहने लगी है। वो तुमसे बहुत प्यार करती है। तुम उसे इग्नोर मत करो प्लीज। रितिका तुम शायद आरोही को ठीक से नहीं जानती, तभी ऐसा बोल रही हो। जब जान जाओगी फिर कुछ नहीं कहेगी। ये भी पागल है और इसका बाप रजत श्रीवास्तव भी पागल है, ऋषभ बोला। सबकी अपनी अपनी लाइफ होती है जीने की। मैं तो बस इतना ही कहूँगी, आरोही जैसी दिखती है वैसी है नहीं। मैं तो बस इतना जानती हूँ, वो तुमसे बहुत प्यार करती है। एक बार उससे कहकर तो देखो। हंसते हंसते वो अपना जान भी देने को राजी हो जाएगी, रितिका ऋषभ को समझाते हुए बोली। लेकिन ऋषभ रितिका की बात को काटते हुए कहा, क्या रितिका तुम भी उस पागल लड़की के बातों आ गई? ये प्यार नहीं जिद है, जिद समझी। ऋषभ रितिका से इतना कहा और फिर क्लासरूम में चला गया था।
अपना नेक्स्ट पीरियड अटेंड करने। वही दूसरी तरफ रजत श्रीवास्तव के घर में भूचाल आया हुआ था और ये भूचाल आरोही कॉलेज से अपने साथ लेकर आई थी। आरोही अपने कमरे में खुद को पहले बंद कर लिया और फिर एक के बाद एक हर वो चीज तोड़ने लगी जो उसके कमरे की शोभा बढ़ाती थी। पहले उसने होम थिएटर तोड़ा, उसके बाद टीवी, उसके बेड पर लगी कांच के शीशे जिसकी आवाज नीचे तक जा रही थी। अवंतिका घर पर ही थी। अवंतिका जानती थी ऐसा ही कुछ होने वाला है और इसकी जिम्मेदार सिर्फ रजत श्रीवास्तव था। वह अपने बेटी को भली भांति जानता था, फिर भी उसने ऐसा कदम उठाया था जो शायद उसे नहीं उठाना चाहिए था। ऊपर से अवंतिका को सिर्फ सामान टूटने की और आरोही के चीखने की आवाज नीचे तक आ रही थी। अवंतिका को रात वाली घटना याद आ गया था, इसलिए उसकी हिम्मत नहीं हो रहा था कि ऊपर जाकर आरोही को समझाए। अभी तक रजत श्रीवास्तव नहीं लौटा था। यही सोचकर अवंतिका रजत श्रीवास्तव को फोन करने की सोचकर अपना मोबाइल फोन निकाल लिया, लेकिन तभी उसे गैराज के अंदर कार एंटर होने की आवाज सुनाई दिया। कार की आवाज सुनते ही अवंतिका दौड़ते हुए बाहर भागी। रजत श्रीवास्तव ने जब अवंतिका को इस तरह बाहर आते देख, पहले तो वो चौंक गया, फिर गुस्से से उसे देखते हुए बोला, ये सब क्या अवंतिका, तुम दौड़ क्यों रही हो? रजत श्रीवास्तव की बात सुनते ही अवंतिका की पारा चढ़ गया था। वो गुस्से में रजत श्रीवास्तव को घूरते हुए कहा, अब तुम दौड़ोगे रजत श्रीवास्तव, मैं नहीं। बकवास बंद करो अपना, कहना क्या चाहती हो तुम? जो कहना है साफ साफ क्यों नहीं कहती? रजत श्रीवास्तव अवंतिका को घूर कर पूछा। अवंतिका ताना मारकर बोली, हम साफ साफ कहूँ, तुम ही देख लो ना अपनी आंखों से साफ साफ। पहले ऋषभ को पिटवाया, बिना पूछे उसे लड़के से मिलवाने लेकर चले गए। मुझे तो तुम बाप कम दुश्मन ज्यादा नजर आने लगे हो। लेकिन तभी ऊपर के कमरे से आरोही की एक जोरदार चीख सुनाई दिया। अवंतिका तो जानती थी ऊपर क्या चल रहा था, इसलिए उसका रिएक्शन बिल्कुल नॉर्मल था। लेकिन अभी अभी रजत श्रीवास्तव घर पहुंचा था, इस बारे में कुछ नहीं जानता था। वो हैरानी से अवंतिका को देखने लगा। अवंतिका ने कहा, जाओ संभालो अपनी बेटी को। इतना सुनते ही रजत श्रीवास्तव को समझ में सब कुछ आ गया था। आरोही ऋषभ से मिलकर आई थी। ऋषभ अपने मकसद में कामयाब हो चुका था। आपको क्या लगता है आगे क्या होने वाला है? क्या करेगा अब रजत श्रीवास्तव? क्या वह आरोही को समझा पाएगा? रजत श्रीवास्तव आरोही का पागलपन कैसे शांत करेगा? अब रोहन का अगला कदम क्या होगा? जानने के लिए सुने कहानी का अगला एपिसोड 22। आरोही हॉस्पिटल में थी। अवंतिका ने जब ये कहा संभालो अपनी बेटी को, तो रजत श्रीवास्तव को समझते देर नहीं लगी। आखिर यहाँ हो क्या रहा है? उसने गुस्से से एक बार अवंतिका को देखा, फिर सीढ़ियों से दौड़ता हुआ ऊपर आरोही के कमरे के पास पहुंच गया था। रजत श्रीवास्तव पूरी तरह से हांफने लगा था। इतनी जल्दीबाजी में दौड़कर ऊपर आया था कि उसकी सांसें उखड़ने लगी थी, लेकिन फिर भी खुद को पहले शांत किया और फिर कमरे को खोलने के लिए धक्का दे दिया। लेकिन कमरा अंदर से लॉक थी। उसे अंदर से सिर्फ आरोही की रोने की आवाज सुनाई दे रहा था और कभी कभार सामान टूटने की आवाज। कमरे को बंद देख रजत श्रीवास्तव के तो जैसे होश ही उड़ गया था। ऐसे में तो वो कुछ नहीं कर सकता था, अंदर क्या हो रहा है ये भी नहीं देख सकता था। रजत श्रीवास्तव की धड़कनें बढ़ाने के लिए इतना ही काफी थी। उसे सिर्फ कुछ पल बाद कुछ ना कुछ टूटने की आवाजें सुनाई दे रहा था, जिसे सुनकर रजत श्रीवास्तव घबराने लगा था। लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो आरोही से कुछ कहे, क्योंकि सारा कसूर उसका ही था। लेकिन तभी रजत श्रीवास्तव को आरोही की आवाज सुनाई दिया। आरोही रोते हुए गुस्से से कह रही थी, रजत श्रीवास्तव तू मेरी शादी कराएगा? तेरी इतनी हिम्मत? अब देख मैं क्या करती हूँ, उससे पहले मैं खुद खत्म कर लूंगी। तूने ऋषभ को मारा, मैं तुझे जान से मार डालूंगी। मेरे ऋषभ को दोबारा हाथ भी लगाया तो। आरोही के चुप होते ही कमरे में अचानक एक जोरदार आवाज हुई। ऐसा लग रहा था जैसे आरोही ने अंदर शीशे का कोई सामान फर्श पर पटका था। ये आवाज इतना जोरदार थी कि रजत श्रीवास्तव के पसीने छूटने लगे थे। वो बुरी तरह से डर गया था। अब उसे एहसास होने लगा था, जल्दबाजी में उसने गलत फैसला ले लिया था। लेकिन फिर वो ये भी सोचने पर मजबूर हो जाता, मैं आरोही का डैड हूँ, उसे मेरे फैसले को मानना पड़ेगा। मैं जो कहूँगा उसे मानना पड़ेगा।
शायद ऐसा तब होता जब रजत श्रीवास्तव और अवंतिका आरोही की शुरू से ख्याल रखते, उसे महज एक खिलौना ना समझकर अपनी बेटी समझते। आज जो भी कुछ हो रहा था, इन सब का दोष केवल आरोही के डैड और मॉम थे। जिस प्यार की हकदार आरोही थी वो प्यार उसे कभी नहीं मिला था। रजत श्रीवास्तव अपने पार्टी और बिजनेस में व्यस्त रहता तो उसकी मॉम अवंतिका किट्टी पार्टी में व्यस्त रहती थी। कभी कभी तो दोनों ही साथ निकल जाते थे और रात जब घर आते थे तब तक आरोही सो चुकी होती थी। ऐसे में आरोही क्या करती? उसका सहारा सिर्फ उसकी तन्हाई होती थी और अकेले इंसान की दिमाग कुछ न कुछ सोचते रहता है। और यही आरोही के साथ भी हुआ था। अकेले जिंदगी गुजारने की वजह से उसका दिमाग धीरे धीरे उलझता जा रहा था। कुछ भी सही से सोच नहीं पाती थी। उसकी सोचने समझने क्षमता जैसे धीरे धीरे जाने लगा था। फिलहाल आरोही को शांत करना था रजत श्रीवास्तव को, इसलिए उसने डरते हुए बोला, आरोही बेटा प्लीज गेट खोल दो, आरोही बेटा। लेकिन तभी कमरे के अंदर से कुछ इस तरह की आवाजें आने लगा था जिसे सुनकर रजत श्रीवास्तव के पैरों तले से जमीन खिसकती नजर आने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे आरोही अपना सिर दीवार से टकरा रही है और कह रही थी, तूने ऋषभ का सर फोड़ा था ना, अब मैं अपना सर फोड़ लूंगी। इतना सुनते ही रजत श्रीवास्तव के पैर कांपने लगे थे। उसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था अब क्या करे। आरोही ऐसा मत करो, तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा, एक बार दरवाजा तो खोलो, रजत श्रीवास्तव गिड़गिड़ाते हुए बोला। रजत श्रीवास्तव की बात खत्म होते ही कमरे से आरोही की हंसने की आवाज सुनाई देने लगी। आरोही हंसते हुए कह रही थी, डैड गिरगिट को भी मात देने में नंबर 1 हो आप, झूठ बोलते हैं आप झूठे हैं। पहले आपने ऋषभ को मारा, जब इससे भी दिल नहीं भरा तो मेरी शादी करवाना चाहते हैं उस कमीने से जो पहली बार में ही मेरे साथ रात गुजरना चाहता है, मेरे साथ सोना चाहता है, उसे भी नहीं छोड़ूंगी, उसकी हिम्मत मुझसे ऐसी बात करे। इतना सुनते ही रजत श्रीवास्तव के होश उड़ गए थे। रोहन ऐसा कैसे कर सकता है? वो तो बहुत ही अच्छा लड़का है। रजत श्रीवास्तव को रोहन पर गुस्सा आने लगा था। उसने तो उस पर भरोसा किया था, फिर ऐसा कैसे कर सकता था? लेकिन इस वक्त उसे आरोही को समझना बहुत ही जरूरी था। इसलिए उसने एक बार फिर से आरोही को समझने की कोशिश करते हुए बोला, बेटी तुम जो चाहोगी मैं वही करूंगा, मैं कराऊंगी तुम्हारी शादी ऋषभ से, लेकिन पहले तुम गेट तो खोलो। आरोही चीख कर बोली, अब ये दरवाजा मेरे मरने के बाद ही खुलेगा डैड। आरोही ने इतना कहा और फिर कमरे में फिर से कुछ टूटने की एक जोरदार आवाज सुनाई दिया जो रजत श्रीवास्तव की दिल दहला देने के लिए काफी था। उसके बाद जैसे कमरे में शांति छा गई थी। ना आरोही की आवाज सुनाई दे रही थी और ना ही कुछ टूटने की। ऐसा लग रहा था जैसे कमरे में कुछ हुआ ही नहीं था। अचानक कमरे में शांति छा जाने से रजत श्रीवास्तव को धक्का लगा। उसके मन अब ढेरों शंकाएं उमड़ने लगी। कहीं आरोही ने खुद को सच में खत्म तो नहीं कर लिया है? ये ख्याल आते ही रजत श्रीवास्तव अंदर तक हिल गया था। रजत श्रीवास्तव लगभग रोने लगा था। रजत श्रीवास्तव जोर जोर से चीख कर अवंतिका को पुकारते हुए कहा, अवंतिका जल्दी आओ, देखो ना हमारी बेटी गेट नहीं खोल रही है, पता नहीं उसने क्या कर लिया है। नीचे टेंशन में खड़ी अवंतिका ने जब रजत श्रीवास्तव की इतनी जोर की चीख सुना, वो घबरा गई थी, दौड़ते हुए ऊपर पहुंच गई थी। रजत श्रीवास्तव को इस तरह रोते देख वो भी रोने लगी थी। रोते हुए ही पूछा, रजत क्या हुआ आरोही को, बोलो ना, बोलते क्यों नहीं? रजत श्रीवास्तव आखिर क्या ही कहता, वो तो बस रोए जा रहा था। अवंतिका ने घबराई हुई आवाज में रजत श्रीवास्तव से फिर से पूछा, क्या हुआ रजत, कुछ तो बोलो। रजत श्रीवास्तव रोते हुए बोला, लगता है आरोही ने कुछ कर लिया है, देखो ना अब कोई जवाब नहीं दे रही है, अभी तो थोड़ी देर पहले तो उसने बात किया था मुझसे। रजत श्रीवास्तव के मुंह से अवंतिका ने जैसे ही सुना आरोही ने कुछ कर लिया है, वो जोर जोर से रोने लगी और दरवाजे को भी अपने हाथों से पीटने लगी। अवंतिका का साथ देते हुए वह भी दरवाजे को पीटने लगा था। दोनों ने मिलकर दरवाजा खोलने की कोशिश करते रहे, लेकिन इस मजबूत दरवाजे खोल पाना उसकी बस की बात नहीं थी। रजत श्रीवास्तव जल्दी से नीचे भागा और अपने साथ ड्राइवर और चौकीदार को लेकर आ गया। फिर तीनों ने मिलकर वो दरवाजा तोड़ दिया था। दरवाजा के टूटते ही वहां खड़े सभी के पैर कांपने लगे थे। अंदर का नजारा काफी हैरान कर देने वाला था। आरोही फर्श पर खून से लथपथ थी।
उसके सर से पैरों से खून की धारा छूटने लगा था। कमरे का सारा सामान बिखरा हुआ था। ऐसा कुछ भी नहीं बचा था जो सही सलामत हो। एसी से लेकर फ्रीज तक टूटी हुई थी। अवंतिका ने जैसे ही आरोही की ये हालत देखा, वो दौड़ते हुए उसके पास पहुंच गई और जोर जोर से रोने लगी। अवंतिका का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। रजत श्रीवास्तव ड्राइवर को जल्दी से गाड़ी बाहर निकालने को बोला और खुद आरोही को गोद में उठा लिया। आरोही इस वक्त बेहोश हो चुकी थी, इसलिए अब रजत श्रीवास्तव को कोई दिक्कत नहीं होने वाला था, वरना वो किसी को भी अपने पास आने नहीं देती। रजत श्रीवास्तव बगैर देर किए उसे हॉस्पिटल लेकर चला गया था। वहीं दूसरी तरफ एक होटल के प्राइवेट रूम में आमने सामने दो लोग बैठे हुए थे। एक तरफ शीतल सिंघानिया तो दूसरी तरफ अर्जुन मल्लिक। दोनों आज 18 साल बाद मिले थे। दोनों आपस में बात करने से हिचकिचा रहे थे। दोनों की आंखें झुकी हुई थी। दोनों ही खामोश थे। जब से दोनों यहाँ पहुंचे थे, किसी ने किसी से कोई बात नहीं किया था। कौन पहले बात करे, बस यही सोच रहे थे। लेकिन अगले ही पल खामोशी को तोड़कर अर्जुन मल्लिक पूछा, कैसी हो तुम सीता? तुमने दूसरी शादी क्यों नहीं किया? शीतल सिंघानिया ने दूसरा सवाल पूछ लिया था। शीतल सिंघानिया की बात सुनकर अर्जुन मल्लिक को गुस्सा तो बहुत आया था, पर अपने गुस्से को काबू में करते हुए कहा, शायद तुम्हारी इसी सोच की वजह से हम एक अच्छे पति पत्नी नहीं बन पाए थे, और तो और अपने बच्चे को भी खो दिया था। खैर, अब इन बातों का कोई मतलब नहीं रहता, इसलिए हमें इस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहिए सीता। मैं जानती हूँ अर्जुन, सच्ची बात हमेशा कड़वी होती है और तुम्हें कड़वी बात सुनने के आदी नहीं हो। शीतल सिंघानिया की बात बीच में ही काटते हुए अर्जुन मल्लिक शीतल सिंघानिया को घूरते हुए कहा, तुम मुझसे झगड़ने आई हो या फिर और कोई बात है? अगर तुम्हारे पास कुछ कहने को नहीं है तो मैं चलता हूँ, मुझे और भी बहुत काम है। अर्जुन मल्लिक की बात सुनकर शीतल सिंघानिया उसे घूरने लगी और बोली, क्यों अर्जुन, राधा को तुम भूल गए, जिसके साथ हमेशा बिजी रहते थे? तुम सच्चाई नहीं जानती सीता, इसलिए तुम ऐसा कह रही हो। अगर तुम सच्चाई जानती तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहती। अर्जुन मल्लिक इतना कहकर शीतल सिंघानिया को घूर कर देखा, लेकिन शीतल सिंघानिया अर्जुन मल्लिक को ताना मार कर बोली, और तुम्हारी मोम, क्या वह भी झूठ बोल रही थी कि तुम राधा के साथ साथ घूमते हो, उसके साथ खाते हो, उसके साथ सोते हो? शीतल सिंघानिया की बात जैसे अर्जुन मल्लिक को अंदर तक हिलाकर रख दिया था। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ तौर पर देखा जा सकता था। अब आगे क्या होने वाला है? क्या होगा आरोही का? क्या रजत श्रीवास्तव उसे बचा पाएगा? ऋषभ को जब ये सब पता चलेगा तब वो क्या करेगा? अर्जुन मल्लिक और शीतल सिंघानिया के बीच क्या बातें हो रही थी? जानने के लिए सुने कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ GR स्टोरी पर। एपिसोड 23, शीतल सिंघानिया के साथ ऋषभ। होटल के प्राइवेट रूम में अर्जुन मल्लिक और शीतल सिंघानिया के बीच 20 साल पहले हुई बातों का टकराव चल रहा था। दोनों की बातों में कटाक्ष थी। आखिर ऐसा क्या हुआ था जो दोनों ने इतनी दूरी बना लिया था? और तो और उनका बेटा भी उसने बिछड़ गया था। दोनों की कटाक्ष बातों से वहां का माहौल भी अब बदलने लगी थी। कोई किसी से कम काम नहीं था। न अर्जुन मल्लिक शीतल सिंघानिया की बात सह पा रहे थे और न ही शीतल सिंघानिया अर्जुन मल्लिक की। शीतल सिंघानिया ने जब अर्जुन मल्लिक को किसी राधा नाम की लड़की को लेकर ताना मारा, अर्जुन मल्लिक को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। शीतल सिंघानिया की बात अर्जुन मल्लिक को काफी बुरी लगी थी, इसलिए उन्होंने शीतल सिंघानिया से गुस्से में घूर कर पूछा, यहाँ क्यों बुलाया था मुझे? कुछ बताने या फिर मेरे खिलाफ जहर उगलने के लिए? अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है कहने को तो मेरा और अपना वक्त बर्बाद मत करो। और रही राधा की बात, वो महज एक एक्सीडेंट था और कुछ नहीं समझी तुम। आखिरी बात अर्जुन मल्लिक दांत पीस कर कहा था। इतना कहकर अर्जुन मल्लिक खड़े हो गए जाने के लिए। वहीं बैठी शीतल सिंघानिया भी कम नहीं थी। अर्जुन मल्लिक अभी 2 कदम बढ़ाया ही था कि शीतल सिंघानिया ताना मारकर बोली, लगता है तुम्हें अपने बेटे से प्यार कभी था ही नहीं, तभी तो इस बारे में तुमने अभी तक कुछ नहीं पूछा। शीतल सिंघानिया की बात सीधे जाकर अर्जुन मल्लिक के दिल में चुभ गई थी। वो गुस्से से कांपती आवाज में कहा, तुम कभी नहीं बदलोगी, शायद इस जन्म में तो हरगिज नहीं। मैं ही बेवकूफ था, तुम्हारे कहने भर से ही दौड़ा चला आया और मुझसे कहती हो मुझे ऋषभ से प्यार नहीं है। जो माँ अपने बेटे को संभाल नहीं सकती, वो अपने पति घर को क्या संभालेगी? इसलिए हमें दूर रहने में ही भलाई है। और रही ऋषभ की बात, तो उसे मैं खुद ढूंढ निकालूंगा। वो ऋषभ मल्लिक है, ऋषभ सिंघानिया नहीं। अर्जुन मल्लिक की बात शीतल सिंघानिया को अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। वो तो भूल ही गई थी ये बात।
बात उतनी भी सीधी नहीं थी जितना शीतल सिंघानिया समझ रही थी। बेटा माँ के नामों से नहीं, बाप के नाम से जाना जाता है, माँ की नहीं। शीतल सिंघानिया अपना सरनेम बदल सकती थी, ऋषभ की नहीं। अर्जुन मल्लिक इतना कहकर आगे बढ़ गए थे। फिर कुछ दूर जाने के बाद वापस धीरे धीरे चलकर शीतल सिंघानिया के पास पहुंच गए और उसके में गुस्से में झांकते हुए कहा, आइंदा मुझसे बात करना हो तो शक्कर खाकर आना, केरेला की सब्जी नहीं, क्योंकि मुझे केरेला से सख्त नफरत है। अर्जुन मल्लिक शीतल सिंघानिया से इतना कहा और उस प्राइवेट रूम से बाहर निकल आए। शीतल सिंघानिया बस चुपचाप अर्जुन मल्लिक को जाते हुए देखती रह गई थी। कहती भी क्या, जिस काम के लिए दोनों वर्षों बाद मिले थे वह तो अधूरा ही रह गया था। दोनों शुरू से ही ऐसे ही थे, बात बात पर झगड़ना, गुस्सा हो जाना, एक दूसरे को बातों से नीचा दिखाना, और आज भी यही हुआ था। किसी में भी वह क्षमता नहीं थी कि कोई किसी को सह सके। वहीं दूसरी तरफ कॉलेज खत्म होने के बाद ऋषभ कॉलेज से बाहर निकल आया था। अब उसे होटल जाना था। टैक्सी के तलाश में वो पैदल ही आगे बढ़ने लगा था। तभी उसके पास एक रेड कलर की फॉर्च्यूनर आकर रुक गई थी। अपने पास यूं अचानक से एक कार के रुकने से वो थोड़ा घबरा गया था, लेकिन तभी कार की दरवाजा खुल गई। अंदर बैठे इंसान को ऋषभ ने जब देखा वो हैरान रह गया था। ऋषभ जानता था अब ऐसा हर रोज होने वाला है, इसलिए उसे समझते देर नहीं लगा और एक टक उस इंसान को देखता रहा। कार के अंदर और कोई नहीं, शीतल सिंघानिया ही थी। उनकी नजर जैसे ही ऋषभ के सर बंदी पट्टी पर गया, वो उनके मुंह से एक आह निकल गया। उदासी भरे लहजे में पूछा, तुम्हें चोट कैसे लगी बेटा? आओ पहले अंदर बैठ जाओ, धूप बहुत तेज है, हम बैठकर बात करते हैं। ऋषभ कुछ नहीं बोल पाया था। वो चुपचाप जाकर पैसेंजर सीट पर बैठ गया। अब इनकार करने की कोई वजह भी नहीं था ऋषभ के पास। सच्चाई तो दोनों जानते थे, लेकिन कोई किसी को बता नहीं रहा था। ऋषभ चाहता तो एक झटके में अपनी सच्चाई बता सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसे वजह पता करना था। उसे जानना था शीतल सिंघानिया और अर्जुन मल्लिक के बीच ऐसा क्या हुआ था जो उसे अपना बचपन गरीबी में गुजरना पड़ा था। ऋषभ के कार के अंदर बैठते ही शीतल सिंघानिया ऋषभ के सर पर बंदी पट्टी को देखने लगी। उनके चेहरे पर ऋषभ के लिए फिक्र था, इसलिए उन्होंने ऋषभ के सर पर हाथ फेरते हुए पूछा, ये सब कैसे हुआ बेटा? कहीं किसी ने तुम्हें पीटा तो नहीं? कौन है वो, तुम मुझे बता सकते हो? आगे क्या करना है मैं देख लूंगी। किस किस को देखेगी आप? मेरे इस शहर में हजारों दुश्मन है, ऋषभ ताना कसते हुए कहा। लेकिन शीतल सिंघानिया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा था, और अगर यही बात ऋषभ की जगह किसी और ने कहा होता तो शायद उस इंसान की ये आखिरी पल होने वाला था। पूरे शहर को देख लूंगी, बस तुम नाम बता देना मुझे। शीतल सिंघानिया ने भले ही ये बात ऋषभ से मुस्कुराकर कहा था, लेकिन उन्हें गुस्सा बहुत आने लगा था, क्योंकि वो जानने के लिए बेताब थी आखिर वो इंसान कौन था जिसने उसका सर पर घाव दिया था। फिर कुछ सोचते हुए कहा, कहीं ये रजत श्रीवास्तव ने तो नहीं किया है? रजत श्रीवास्तव का नाम सुनते ही ऋषभ को आरोही का ख्याल आ गया था, क्योंकि इस वक्त वो पागल लड़की रजत श्रीवास्तव की जीना हराम कर दिया होगा। क्या हुआ ऋषभ, तुमने बताया नहीं? ये सब कुछ रजत श्रीवास्तव ने किया था, शीतल सिंघानिया ने ऋषभ से दोबारा पूछा। नहीं, वैसे आप इस बारे में ज्यादा मत सोचिए, कुछ काम पर्सनल भी होते हैं जिसे खुद से ही सॉल्व किया जाता है, ऋषभ ने कहा। ऋषभ की बात सुनकर शीतल सिंघानिया अपनी भौहें चढ़ाकर ऋषभ को देखने लगी और पूछा, वैसे ये रजत श्रीवास्तव तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा है? और मैंने सुना है उसकी एक बेटी भी है, काफी खूबसूरत भी है। ऋषभ कुछ नहीं बोला, बल्कि वो नजरें फेर कर खिड़की के बाहर देखने लगा। ऋषभ के इस तरह नजर फेर लेने के बाद शीतल सिंघानिया के होंठों पर एक मुस्कान उभर आया था। फिर उन्होंने कार स्टार्ट कर आगे बढ़ा दिया था। ऋषभ अभी भी खामोश बैठा था और कभी कभी शीतल सिंघानिया की तरफ देख लेता था। शायद ऋषभ शीतल सिंघानिया में अपनी मां को ढूंढ रहा था, लेकिन शीतल सिंघानिया में ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था जिसे ओमा कहकर बुला सके। भले ही उसने ऋषभ को जन्म दिया था, अगर कोई माँ बस इतना ही जान जाए कि ये मेरा बेटा है, फिर दुनिया की कोई ताकत उस माँ को रोक नहीं सकती थी अपने बेटे को कलेजे से लगाने से। क्या सोच रहे हो ऋषभ? ऋषभ को खामोश देखकर शीतल ने पूछा। कुछ नहीं, ऋषभ ने जवाब दिया।
तुमने तो पूछा भी नहीं कि मैं तुम्हें कहाँ लेकर जा रही हूँ। शीतल सिंघानिया मुस्कुरा कर बोली तो ऋषभ बोला, लगता है आपका कोई वेटर काम पर नहीं आया होगा और आपको एक वेटर की जरूरत होगी। आपको पता है मैं एक वेटर हूँ, इसलिए शायद आप। ऋषभ की बातों में शीतल सिंघानिया के लिए गुस्सा, नफरत, बचपन को अंधेरे में गुजार देने की मलाल सब कुछ था। ऋषभ की बात सुनकर शीतल सिंघानिया को अच्छा नहीं लगा था, पर उनके लिए अभी ऋषभ से कुछ कहना शायद अच्छा नहीं होगा, इसलिए उन्होंने अपने गुस्से को दबा लिया और मुस्कुरा कर ऋषभ को देखा और कहा, मैंने तुम्हें बेटा कहा था, शायद तुम भूल रहे हो ऋषभ। बेटा कहा था आपने मैडम, पर बेटा तो नहीं हूँ, ऋषभ ताना मारकर कर जवाब दिया। ऋषभ की इस बात पर शीतल सिंघानिया के मुंह से एक आह निकल पड़ी थी। उन्हें अपना दिल डूबता हुआ महसूस होने लगा था। इस वक्त वो ड्राइविंग सीट पर ना होती तो शायद चिल्ला चिल्लाकर रोने लग जाती। इससे पहले शीतल सिंघानिया से इस तरह की बातें किसी ने नहीं किया था, अर्जुन मल्लिक भी नहीं, लेकिन आज वो बेबस नजर आ रही थी अपने बेटे के सामने। ऋषभ भी जो कह रहा था वह भी सही था, क्योंकि शीतल सिंघानिया और अर्जुन मल्लिक के झगड़े के बीच ऋषभ ने अपना बचपन गुमनाम जिंदगी गुजार दिया था। ऋषभ की बात पर उन्होंने कहा, अगर मान लो मैंने तुम्हें अपना बेटा बना लिया तो। आखिर शीतल सिंघानिया ऋषभ को कहाँ लेकर जा रही थी? शीतल सिंघानिया और अर्जुन मल्लिक की क्या थी सच्चाई? क्या ऋषभ को सच्चाई का पता चल पाएगा? जब ऋषभ को आरोही का पता चलेगा तो वह क्या करेगा? कहानी को आगे जानने के लिए सुने कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ GR स्टोरी पर। एपिसोड 24, माँ और बेटे का मिलन। 20 एकड़ में फैला हुआ खूबसूरत ये बंगला जो शहर के बीचों बीच बसा हुआ था, सिंघानिया पैलेस, जो अपने आप में एक अजूबा था। शीतल सिंघानिया की कार सिंघानिया पैलेस में एंटर हो चुकी थी। ऋषभ ने जैसे ही सामने का नजारा देखा वो हैरान रह गया था, क्योंकि उसके उम्मीद से भी काफी था यहाँ का नजारा। वैसे तो उसने इस बंगले को कई बार देख चुका था, ना जाने कितनी ही बार यहाँ से गुजरा भी था। उसका कोई रिश्ता भी हो सकता था इस खूबसूरत बंगले के साथ। उसने इस बारे में कभी नहीं सोचा भी नहीं था। क्या देख रहे हो ऋषभ? शीतल सिंघानिया ने जब देखा ऋषभ सिंघानिया पैलेस को बड़ी ही गौर से देख रहा है तो उसने पूछा, बहुत खूबसूरत बंगला है, क्या ये सब आपका है मैडम? ऋषभ कार से उतरते हुए पूछा। मेरा तो है, पर इस अपने बेटे को देना चाहती हूँ, शीतल भी कार से उतरते हुए बोली। लेकिन अगले ही पल शीतल ऋषभ के पास आ गई और उसका हाथ पकड़कर बोली, चलो अंदर का नजारा और भी खूबसूरत है। शीतल के यूं हाथ पकड़ने से ऋषभ का दिल धड़कने लगा था। उसके दिल में ममता जागने लगी थी। उसके जुबान पर एक शब्द आते आते रुक गई थी और वह शब्द थी माँ। उसका दिल कर रहा था अभी शीतल सिंघानिया को माँ कहकर बुलाए और उनके सीने से लिपटकर खूब रोए और शिकायत करे बचपन में उन्होंने किस वजह से उसे अकेला छोड़ दिया था। ऋषभ की आंखें नम हो चुकी थी, लेकिन उसने अपनी माँ से छुपा लिया था ताकि उसकी चोरी पकड़ ना सके। अंदर जाते ही सबसे पहले बहुत बड़ा लिविंग रूम था, जिसके दोनों ही तरफ से ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां थी, जो इस घर की शोभा को बढ़ा रही थी। लेकिन दोनों सीढ़ियों के बीच एक बहुत बड़ी एल्बम लगाया हुआ था। उस एल्बम में शीतल सिंघानिया थी और उनके गोद में एक 5 साल का बच्चा था। दोनों की मुस्कुराता हुआ ये फोटो काफी खूबसूरत थी। ऋषभ एक टक उस एल्बम को देखे जा रहा था। ऋषभ सीढ़ियों से चलते हुए उस एल्बम के पास पहुंच गया था। गौर से फोटो को देखने लगा। शीतल सिंघानिया भी उसके पीछे थी। वो बस ऋषभ की रिएक्शन देखना चाहती थी। वह बस ये देखना चाहती थी कि ऋषभ को कुछ याद आता है या नहीं। ऋषभ अपने हाथों से फोटो को सहलाने लगा था। ये देख शीतल सिंघानिया बोली, मेरा बेटा है, इसका भी नाम ऋषभ था। इतना सुनते ही ऋषभ ने अपनी आंखें मूंद लिया, पर आंखों से बहते आंसू को रोक नहीं पाया था। इत्तेफाक से शीतल सिंघानिया ऋषभ के पीछे खड़ी थी, इसलिए वो ऋषभ के आंखों से गिरते आंसू को देख नहीं पाई थी। चले, शीतल सिंघानिया बोली। कहाँ मैडम? ऋषभ ने पूछा। तुम भी बहुत सवाल पूछते हो, इतना कहाँ? और ऋषभ का हाथ पकड़कर सीढ़ियों से होते ऊपर एक कमरे में पहुंच गई थी। कमरे के अंदर जाते ही ऋषभ की आंखें फटी की फटी रह गई थी। ये कमरा कोई आम कमरों जैसा नहीं था। यहाँ सिर्फ ऋषभ की बचपन की सारी यादें यहाँ पर मौजूद थी, जिसे शीतल सिंघानिया ने अपनी यादगार बनाकर रखा हुआ था।
ऋषभ बचपन में इसी खिलौने से खेला करता था। वही छोटी सी साइकिल, छोटे छोटे गेंद, फुटबॉल, कैरम और भी बहुत कुछ। ऋषभ जैसे जैसे कमरे में सजा कर रखे खिलौने को देख रहा था, उसकी धड़कन बढ़ते जा रहा था। उसका दिल कर रहा था वो जोर जोर से रोने लग जाए। तभी ऋषभ का पैर नीचे किसी सामान से टकरा गया और ऋषभ के मुंह से अपने ही आप एक शब्द निकली, और वह शब्द थी माँ। ऋषभ ने जैसे ही माँ कहा, शीतल सिंघानिया दौड़ते हुए उसके सामने खड़ी हो गई और पूछा, हाँ बेटा, तुम्हें चोट तो नहीं आई? ऋषभ के लिए ये वक्त जैसे थम सा गया था। वो बस सामने खड़ी शीतल सिंघानिया को ही देख रहा था। वो बस अपने दिल को समझा रहा था। वो अभी शीतल सिंघानिया को किसी भी सूरत में माँ कहकर नहीं बुलाएगा, पर एक माँ की ममता की जिद हो गई थी। ऋषभ शीतल सिंघानिया से हार चुका था। ऋषभ एक झटके से शीतल सिंघानिया के गले से लग गया था और रोते हुए बोला, माँ। जब शीतल सिंघानिया ने ऋषभ के जुबान से माँ शब्द सुना, वह ममता से भर चुकी थी। उन्होंने ऋषभ को अपने सीने में दबा लिया था और फफक फफक रोने लगी थी। आज वर्षों बाद उनकी ममता फिर से जाग चुकी थी। माँ बेटे का मिलन बहुत ही अनोखा होता है, जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। किसी शायर ने क्या खूब लिखा है, माँ ही मंदिर, माँ ही पूजा, माँ से बढ़कर कोई न दूजा। इसी बीच ऋषभ का फोन बज उठी थी। आखिरकार माँ और बेटे को होश आया था। दोनों के ही आंखें भीगी हुई थी। शीतल सिंघानिया तो अभी तक रोए जा रही थी और ऋषभ को छोड़ने को तैयार नहीं हो रही थी। आज उनकी ममता किसी भी बंधन को मानने को तैयार नहीं हो रहा था। ऋषभ ने जब फोन पर देखा तो रितिका का कॉल आ रहा था। शीतल सिंघानिया ने भी इस नाम को देख लिया था, इसलिए उन्होंने पूछा, ये रितिका कौन है बेटा, कहीं तुम्हारी? आगे शीतल सिंघानिया ने अपनी बात को अधूरा छोड़ दिया था, लेकिन ऋषभ अपनी मॉम की बात समझ गया था, इसलिए वो हल्का सा मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं, ये मेरी कॉलेज फ्रेंड है, बस और कुछ नहीं, पर इस वक्त वो मुझे कॉल क्यों कर रही है? देखो, शायद उसे कोई प्रॉब्लम हो गई हो, शीतल सिंघानिया मुस्कुराकर कहा। ऋषभ ने रितिका का कॉल जैसे ही पिक किया, फोन के दूसरी तरफ से रितिका का घबराया हुआ आवाज सुनाई दिया। रितिका बोली, ऋषभ, सब गड़बड़ हो गया है, तुम्हारा प्लान तो ठीक था मगर। रितिका की बात काटते हुए ऋषभ ने पूछा, क्या हुआ अगर मगर बाद में कहना। रितिका बोली, आरोही हॉस्पिटल में है, वह काफी सीरियस है। मेरा अवंतिका से, मेरा मतलब आरोही की मम्मी से बात हुई थी, उन्होंने आरोही के फोन से मुझे फोन करके बताया था आरोही बेहोश, लेकिन वह सिर्फ तुम्हारा नाम ले रही है। आरोही के पास तुम्हारा कॉन्टेक्ट नंबर नहीं है, इसलिए उन्होंने ये सब कुछ मुझे बताया। क्या तुम एक बार हॉस्पिटल जा सकते हो? प्लस ऋषभ, इनकार मत करना, और वैसे भी ये सब कुछ तुम्हारे वजह से हुआ है। तुम्हारी दुश्मनी रजत श्रीवास्तव से है, न आरोही से। रितिका बस अपनी बात कहे जा रही थी, लेकिन ऋषभ को गहरा धक्का लगा था। उसने तो बस इसे मजाक समझकर ऐसा किया था ताकि रजत श्रीवास्तव को सबक सिखा सके, उसके घमंड को चूर चूर कर सके, लेकिन उसका दांव उल्टा पड़ गया था। बदले में आरोही को हॉस्पिटल जाना पड़ा। क्या हुआ ऋषभ, तुम चुप क्यों हो गए, कुछ बोलते क्यों नहीं? ऋषभ को खामोश देखकर रितिका ने पूछा। हाँ, आ रहा हूँ, तुम कहाँ हो? ऋषभ ने पूछा। अभी हॉस्टल में हूँ, रितिका ने जवाब दिया। तुम जाओगी? ऋषभ ने पूछा। जाना तो चाहती थी ऋषभ, लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है मेरा, तुम चले जाओ, रितिका बोली। रितिका के कहने का मतलब ऋषभ समझ गया था। रितिका के पास पैसे नहीं थे, उसे बुरा लगा था, इसलिए उसने कहा, तुम हॉस्टल के बाहर रहना, मैं 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ। ऋषभ ने फोन काट दिया था। शीतल सिंघानिया ने ऋषभ और रितिका के बीच हुई सारी बातें सुन चुकी थी। रजत श्रीवास्तव की बेटी आरोही हॉस्पिटल में एडमिट थी और ये सब ऋषभ की वजह से हुआ था। शीतल सिंघानिया ऋषभ को घूरते हुए कहा, समझ में कुछ कुछ मुझे भी आ रहा है, पर तुम दोनों के बीच चल क्या रहा है, यही समझ में नहीं आया, क्या तुम बताओगे मुझे? ऋषभ बोला, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है माँ, वो लड़की थोड़ा पागल है, मेरे पीछे पड़ी हुई है, जहाँ जाता हूँ वहाँ पहुँच जाती है, मेरा जीना मुश्किल कर रखा है इस लड़की ने। तुम कहो तो मैं कुछ करूँ? दोनों बाप बेटी को समंदर में फिकवा देती हूँ, फिर मेरे बेटे को कोई परेशानी नहीं होगी। बोलो, क्या कहते हो तुम ऋषभ? शीतल सिंघानिया की बात सुनकर ऋषभ दंग रह गया था, इसलिए उसने जल्दी से बोला, अरे नहीं माँ, आप इस मामले से दूर ही रहिए, मैं खुद हैंडल कर लूंगा, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तुम जैसा चाहो, लेकिन हाँ, कोई मुश्किल हो तो मुझसे जरूर कहना, बाकी मैं देख लूंगी।
उसके बाद शीतल सिंघानिया अपना हैंडबैग खोलकर एक बैंक कार्ड निकाल लिया। ऋषभ की तरफ बढ़ाते हुए बोली, इसे रखो, इसमें 10 करोड़ है, ये सब तुम्हारे है, तुम चाहे जैसे भी खर्च करो, तुम्हारी मर्जी। बैंक कार्ड लेते हुए ऋषभ बोला, पहले आपको मुझसे एक वादा करना पड़ेगा, उसके बाद ही ये कार्ड लूंगा मैं। वादा? कैसा वादा? शीतल सिंघानिया हैरानी से ऋषभ से पूछा। अब आगे क्या होने वाला है, जानने के लिए सुने कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ GR स्टोरी पर। एपिसोड 25, आप रोते हुए अच्छी नहीं लगती। जब शीतल सिंघानिया ने ऋषभ को एक बैंक कार्ड दिया जिसमें पूरे 10 करोड़ रुपए थे। बैंक कार्ड लेते हुए ऋषभ बोला, पहले आपको मुझसे एक वादा करना पड़ेगा, उसके बाद ही ये कार्ड लूंगा मैं। वादा? कैसा वादा? शीतल सिंघानिया हैरानी से ऋषभ से पूछा। मॉम, पहले आप वादा करो, मैं जो कहूँगा वो आप मानोगी, ऋषभ बोला। अरे बात क्या है, नहीं पहले तुम बताओ, उसके बाद ही वादा करूंगी तुमसे, शीतल सिंघानिया ऋषभ को प्यार समझाकर कहा। तो फिर अपना बैंक कार्ड अपने पास रखिए, इसे मैं नहीं रख सकता, सॉरी मॉम। इतना कहकर ऋषभ ने वो बैंक कार्ड शीतल सिंघानिया का हाथ पकड़कर उनके हथेली पर रख दिया। पर शीतल सिंघानिया को ये बात बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। वो थोड़ा मायूस नजर आने लगी थी। इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं था कि ऋषभ उनसे कोई वादा करवाएगा। शीतल सिंघानिया इसलिए वादा नहीं कर रही थी। ऋषभ पता नहीं कौन सा वादा करे जिसे वो एक्सेप्ट ही ना कर पाए। बैंक कार्ड शीतल सिंघानिया के हथेली पर रखने के बाद ऋषभ बोला, अच्छा तो मैं चलता हूँ, वक्त मिला तो आपसे मिलने जरूर आऊंगा। वक्त मिलेगा मतलब क्या है तुम्हारा? क्या तुम अपनी मॉम के साथ नहीं रहोगे बेटा? शीतल सिंघानिया उदासी भरे लहजे में पूछा। ऋषभ जवाब दिया, नहीं अभी नहीं, वक्त आने पर मैं खुद आपके पास रहने आ जाऊंगा। ऋषभ इतना कहा और आगे बढ़ गया। लेकिन तभी शीतल सिंघानिया पीछे से ऋषभ को टोकते हुए कहा, मुझे मंजूर है ऋषभ, बोलो मुझसे कैसा वादा करवाना चाहते हो तुम? पहले अपना हाथ मेरे सर पर रख कर कहिए, उसके बाद कहूंगा आपसे। ऋषभ पलटकर शीतल सिंघानिया के आंखों में देखते हुए कहा, यार ऋषभ, तुम एक माँ की ममता से खेल रहे हो, ये ठीक नहीं है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, तुम्हारे लिए दुनिया से लड़ सकती हूँ, लेकिन एक माँ होने के नाते ममता से हार रही हूँ। इतना कहकर शीतल सिंघानिया ऋषभ के पास पहुँच गई। उसके सर पर हाथ रखते हुए बोली, मुझे मंजूर है, बोलो। शीतल सिंघानिया ये बात पूछते हुए रोने लगी थी, क्योंकि उन्हें ऋषभ की बात करने का तरीका उन्हें अजीब लगा था, जो आगे चलकर उनके लिए बिल्कुल सही नहीं होने वाला था। शीतल सिंघानिया कोई आम इंसान का नाम नहीं था। उनके अंडर हजारों लोग काम करते थे। उन्हें कोई भी बेवकूफ नहीं बना सकता था, लेकिन ऋषभ ने बना दिया था। शीतल सिंघानिया सब कुछ जानते हुए भी ऋषभ से वादा कर दिया था, क्योंकि कोई बिजनेसमैन अपने दम पर किसी से भी टकरा सकता था, पर एक माँ अपने बच्चे की खुशी के लिए सब कुछ दांव पर लगाने से पीछे नहीं हटती। शीतल सिंघानिया के आंखों से आंसू बहने लगा था। ये देख ऋषभ को भी बुरा लगा था। ऋषभ शीतल सिंघानिया के बह रहे आंसुओं को अपने हाथों से पोंछा और बोला, आप रोइए मत, ऐसा कुछ नहीं कहूँगा, बस कुछ दिनों की बात है, उसके बाद मैं हमेशा आपके पास आ जाऊंगा। पर शीतल सिंघानिया कुछ नहीं बोली, बस ऋषभ को नम आंखों से उसे देखती रही। दोनों बस खामोश एक दूसरे को यूं ही देखते रहे। आज शीतल सिंघानिया को ऋषभ ने मजबूर कर दिया था। शीतल सिंघानिया को इस तरह से रोता हुआ देख ऋषभ बोला, मॉम आप रोते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं, प्लीज रोना बंद कर दीजिए, नहीं तो मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा, प्लीज। शीतल सिंघानिया ऋषभ को घूरते हुए कहा, अपनी को रुलाता भी है और कहता है अच्छा नहीं लगता, तू बहुत कठोर हो गया है, आखिर बेटा भी तो आपका हूँ। ऋषभ के इतना कहते ही शीतल सिंघानिया के होंठों पर हल्का सा मुस्कान उभर आया। ये देख ऋषभ को थोड़ा अच्छा लगा, इसलिए ऋषभ अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मॉम जब तक मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती तब तक आपसे किया हुआ वादा लागू रहेगा आप पर, क्योंकि उसके बाद मुझे आपके पास ही रहना है। पहली बात, आप किसी को नहीं कहेंगी कि मैं आपका बेटा हूँ, और दूसरी बात, आप मेरे किसी भी मामले में दखल नहीं देंगी और मुझे कांटेक्ट भी नहीं करेंगी। जरूरत पड़ने पर मैं खुद आपसे कांटेक्ट करूँगा। अगर मुझ पर कोई परेशानी आती है तो मैं आपसे खुद कहूँगा मदद के लिए। बस आप इतना समझ लीजिए कि अभी तक आपका बेटा नहीं मिला है, लेकिन हफ्ते में एक बार आपसे मिलने जरूर आऊंगा और ढेर सारा रुपए भी ले जाऊंगा। ऋषभ अपनी बात खत्म करते ही शीतल सिंघानिया के हाथों से बैंक कार्ड ले लिया और उन्हें गले से लगा लिया। ऋषभ के गले लगाते ही शीतल सिंघानिया फूट फूट कर रोने लगी थी।
मॉम अब फिर से शुरू हो गई, मुझे देर हो रही है, हॉस्पिटल भी जाना है। उस पागल लड़की को देखने रितिका भी खड़ी होगी इंतजार में। ऋषभ उन्हें प्यार से डांटते हुए बोला। शीतल सिंघानिया अपनी आंसू पोंछकर बोली, यहाँ से हॉस्पिटल बहुत दूर है, मैं ड्राइवर को कह देती हूँ, वह तुम दोनों को हॉस्पिटल छोड़ देगा। शीतल सिंघानिया की बात सुनकर ऋषभ कुछ सोचने लगा, फिर बोला, ओके मॉम, ये बात आपकी जरूर मानूंगा। फिर दोनों आपस में बात करते हुए ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच गए। वहां शीतल सिंघानिया अपने ड्राइवर को सब कुछ समझा दिया ताकि ऋषभ को कोई परेशानी ना हो। शीतल सिंघानिया ने अपनी मनपसंद कार में ऋषभ को जाने को कहा था, जो कि शीतल सिंघानिया की फेवरेट कारों में से एक थी। ड्राइवर ये बात जानता था। शीतल सिंघानिया इस कार को किसी को छूने भी नहीं देती थी। वो खुद इस कार को ड्राइव करती थी, लेकिन आज एक गरीब सा दिखने वाले लड़के के लिए ये कार उसे चलाने को दे रही थी। उसे ये बात बिल्कुल हजम नहीं हुआ था। और तो और इस लड़के के साथ शीतल सिंघानिया इस तरह से बात कर रही थी जैसे ये उनका बेटा है। ऋषभ कार में बैठ चुका था और कार सिंघानिया पैलेस से बाहर निकल चुकी थी। ऋषभ इस समय एक ब्लैक कलर की जीन्स पैंट और टी शर्ट पहन रखा था। वो बिल्कुल एक आम इंसान की तरह लग रहा था। यही बात ड्राइवर को हजम नहीं हो रहा था। वो बार बार ऋषभ को घूर कर देख रहा था। कुछ दूर जाने के बाद आखिरकार ड्राइवर ने ऋषभ से पूछा ही लिया, तुम कौन हो भाई? हमारी मैडम ये कार किसी को छूने भी नहीं देती, और आज देखो उन्होंने मुझे ये कार चलाने को भी दे दिया, वह भी तुम्हारे वजह से। कहीं तुमने हमारी मैडम पर कोई जादू टोना तो नहीं किया है? ड्राइवर की बात सुनकर ऋषभ हंसने लगा। उसे हंसता देख ड्राइवर हैरानी से पूछा, भाई तुम हंस रहे हो? मैंने कोई जोक थोड़े सुनाया है तुम्हें। हमारी मैडम बहुत ही गुस्से वाली है, उनसे तो सभी डरते हैं, पर तुमसे ऐसे बात कर रही थी जैसे वो तुमसे डरती है। तुम्हारी मैडम पागल है और मैं पागलों का डॉक्टर, और पागल मरीज डॉक्टर देखने भर से ही डरने लगते हैं, समझे तुम? ऋषभ ड्राइवर को देखकर बोला। खबरदार, जो हमारी मैडम को पागल कहा तो पागल वो नहीं तुम हो, समझे? पता नहीं तुम में ऐसा क्या है जो हमारी मैडम इतनी परवाह कर रही है तुम्हार। ड्राइवर गुस्से से बोला। लेकिन तब तक हॉस्टल आ चुकी थी, इसलिए ड्राइवर को चुप हो जाना पड़ा था। कार हॉस्टल के बाहर खड़ी हो गई थी। रितिका अभी भी खड़ी ऋषभ का इंतजार कर रही थी, लेकिन जैसे ही उसके सामने वो कार रुकी, वो झट से पीछे हट गई थी, क्योंकि इतनी महंगी कार के सामने वो कुछ भी नहीं थी। रितिका टैक्सी में भी कभी कभार ही उठती थी, ज्यादातर उसे जहां भी जाना हो पैदल ही जाया करती थी। इससे उसके कुछ पैसे भी बच जाते थे और का काम भी आसान हो जाता था। ऋषभ कार से उतरकर रितिका के पास आए और बोला, चलो चलते हैं। इतनी महंगी कार से ऋषभ को उतरते देख रितिका के मुंह खुला का खुला रह गया था। उसे लगा शायद उसने कोई सपना देख लिया है, इसलिए उसने अपनी आंखों को दोनों हाथों से मलकर फिर दोबारा से देखने लगी, लेकिन फिर भी उसके सामने ऋषभ ही दिखाई दिया। तो वो समझ गई सच में उसके सामने ऋषभ ही खड़ा था। रितिका हैरानी से ऋषभ से पूछा, ऋषभ ये कार किसकी है? ऋषभ बोला, आओ बैठो पहले, फिर बताता हूँ। फिर रितिका ऋषभ की बात मानकर कार में बैठ गई, और बैठते ही रितिका ने पूछा, अब बताओ किसकी है ये कार? मैंने खरीदा है इसे। ऋषभ की बात सुनते ही रितिका अपने सीट से उछल पड़ी थी, लेकिन ड्राइवर गुस्से से ऋषभ को घूरने लगा।